हमारा 10वां एपिसोड दलित लाइव्स मैटर का होने वाला है और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जेएनयू के एक खास प्रोफेसर जिनके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मैं एक बार अपनी टीम से भी पूछ लेती हूँ। अगर मेरी टीम वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर आवाज जो है वो एकदम ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला है कि सब ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दलित लाइव्स मैटर का ये जो लाइव सेशन है गंगा साहेब मीना जी के साथ, जो कि जेएनयू के एक असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ लाइव पे जुड़ चुके हैं और मैं उनको अपने बीच में शामिल कर लेती हूँ। नमस्कार गंगा साहेब मीना जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आज जुड़े हैं इस लाइव सेशन के लिए। और हम यही सोचते हैं कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं वो हम आज इस सेशन से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे, कुछ ना कुछ सुन के ही जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काफी यूथ जुड़ता है जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं। तो जो भी यूथ आज देख रहा है, जो भी हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हैं, अगले आधे घंटे के लिए गंगा साहेब मीना जी हमारे साथ रहेंगे और वो कुछ सवालों का हमें जवाब देते रहेंगे। अगर आपको उनसे कोई भी सवाल पूछना है, प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हम उनसे आपके सामने पूछेंगे और जो गंगा साहेब मीना जी है जो उसका उत्तर देते रहेंगे हमें। अगर लाइव के बाद भी आपको उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उनको टैग करके, तो मैं आशा करती हूँ कि गंगा साहेब मीना जी उसका समय के अनुसार उत्तर देते रहेंगे। तो गंगा साहेब मीना जी जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है, जेएनयू में पढ़ाते हैं, ये एक काफी जाने माने प्रोफेसर और लेखक भी हैं। राजस्थान सवाई माधोपुर में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में तो क्या कहना कि इनको काफी सारे तो पुरस्कार मिले हैं, काफी सारी किताबें लिखी हैं, काफी सारे इन्होंने लेख लिखे हैं और काफी पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों के आलेख प्रकाशित भी हुए हैं। ये एक आदिवासी साहित्य के संस्थापक और संपादक भी हैं। 2014 से 2016 में जो है इनको एक अंतरराष्ट्रीय घोषित हुआ था, यूसीजी रिसर्च अवार्ड इनको घोषित हुआ था और 2011 में इनको दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार से इनको सम्मानित हुए थे और 2017 में रुक्मणी देवी युवा पुरस्कार भी इनको सम्मानित हुआ था। तो आज मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी हमारी इनके साथ चर्चा होगी दलित लाइव्स मैटर के ट्विटर लाइव पे, हम इनसे कुछ आज सीख के जाएंगे, कुछ एक इंस्पिरेशनल सा ये हमारा ये वार्तालाप रहेगा गंगा साहेब मीना जी के साथ। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो जो भी ये हमें बताएंगे अपने जर्नी के बारे में, जो जितना भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में, कहीं ना कहीं हम लोग उससे इंस्पायर होकर हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। तो गंगा साहेब मीना जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया मैटर्स और जितने भी दर्शक हमें आज देख रहे हैं, सोशल मीडिया मैटर्स ने जो है ये कास्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था, जहाँ पे हम लोग एक रिसर्च भी कर रहे हैं और हम लोग ने एक लिस्ट भी बनाई है जितने भी स्लर्स या जितने भी ऑनलाइन अब्यूज हो रहे हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिटी के लिए, उसके ऊपर हम लोग ने एक लिस्ट बनाई है जिससे कि ऑनलाइन स्पेसेस में जितने भी हम लोग सोशल मीडिया स्पेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है दलित कम्युनिटी को खासकर में ध्यान रखते हुए, उसको हम लोग किसी तरीके से खत्म कर सके, उसको रिपोर्ट करके उनको हटवा सकें।
तो ये एक हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है, और इसके चलते ही हम लोग ने काफी सारे एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट से पहले भी बात की है, और आज हम हमारे 10वें एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट हैं जो कि इस विषय पे काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम ट्विटर लाइव कर रहे हैं, और हमने इंटरव्यूज भी करे हैं जानने के लिए कि कास्ट हमारे इंडिया में कितना एक बड़ा अभी भी एक विषय है। हम कितने सदियों से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, पर आज भी जब हम बात करते हैं, पहले ग्राउंड पे होता था ये सब देखा, पर आज हम ऑनलाइन भी अगर देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। तो उन चीजों को खत्म करने के इस डिस्कोर्स को खत्म करने के लिए, कि हम लोग जो जातिवाद के बारे में बात कर रहे हैं उसको खत्म करने के चक्कर में, ताकि ऑनलाइन स्पेसेस जो है सबके लिए सेफ रहे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गंगा साहेब, मीना जी, एक बार आपका फिर से शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने आपने हमें समय दिया है। तो इसके चलते मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि हम जातिवाद के बारे में बात कर रहे हैं, जातिवाद के ऊपर आपने कब काम करना शुरू किया, और इसके बारे में आपकी क्या जर्नी रही है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकें तो? मैंने जाति के सवाल पर फॉर्मली अपने जेएनयू के दिनों में, जेएनयू में जब मैं आया और पढ़ने के लिए, और जब मैं एमफिल के विषय का चुनाव कर रहा था, उन दिनों हिंदी में दलित आत्मकथाओं की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। लगातार एक के बाद एक दलित आत्मकथाएं आ रही थी, तो मुझे लगा कि इन आत्मकथाओं को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के दौरान लगा कि इन पे काम भी करना चाहिए, अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए और दलित जीवन की वास्तविकताओं के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए। तो इस प्रक्रिया में मैंने जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जूठन को चुना, और तिरस्कृत, जो कि सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, उसको चुना। दोनों अपने ढंग से विशेष है, खास है। जूठन तो आज तक सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में शामिल है, क्योंकि वो दलित चेतना के निर्माण की कहानी कहती है। दलित आत्मकथाओं की एक सामान्य विशेषता है कि उसमें दलितों के साथ हुए भेदभावों का, आप कह सकते हैं कि प्रामाणिक चित्रण किया गया है। लेकिन मुझे जूठन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लगी कि एक आम दलित बालक कैसे एक आंदोलनकारी के रूप में, एक नेतृत्वकारी के रूप में, एक लेखक के रूप में उभर सकता है, और उसके जीवन के माध्यम से दलित चेतना के निर्माण की कहानी लेखक ने कही है कि दलित चेतना आखिर आती कैसे है, एक दलित बालक को कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कौन सी चीजें ऐसी है जो उसके जीवन में बदलाव लाती है। ये आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है दलित बालकों के लिए, खासतौर पर कि आप जैसे सबसे पहला बदलाव उस लेखक के जीवन में आता है, उस व्यक्ति के जीवन में आता है कि शिक्षा प्राप्त करके, जो डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा एक पहली शर्त है, शिक्षा प्राप्त करना। और लेखक का पिता इस बात को समझता है कि शिक्षित होने के बाद जाति बदली जा सकती है। हालांकि जाति अपरिवर्तनीय एक वर्ग है जिसमें कभी आप बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जाति बदलने से वहां तात्पर्य है कि आप पारंपरिक पेशों से मुक्ति पा सके, अपने जो ट्रेडिशनल काम है उनसे मुक्ति पा सके, क्योंकि उन कामों की वजह से समाज में उनके प्रति हीनता बोध पैदा होता है, और जो शोषण का, भेदभाव का आधार बनता है। तो पहला बदलाव वहां से होता है जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन लेखक उस दिशा में आगे बढ़ता है, उसका परिवार सपोर्ट करता है। दूसरा बदलाव होता है शहर आकर के। जब कोई व्यक्ति शहर आता है, तो आज भी हम जानते हैं कि शहरों में गांव की तुलना में जातिवाद कम है, और शहरों में अपॉर्चुनिटीज या अवसर ज्यादा है। इस वजह से आप पेशों का चुनाव कर सकते हैं, पेशों में बदलाव कर सकते हैं। गांव में बहुत पेशे के बदलाव और चुनाव की संभावनाएं नहीं होती। गांव में आपको शिक्षा के लिए भी कम अवसर होते हैं, गांव में आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी कम होते हैं। तो दूसरा बदलाव लेखक के जीवन में शहर आकर के, जब वो अपने गांव से देहरादून आते हैं, तो वहां से होता है। तीसरा बदलाव उनका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनका सिलेक्शन होता है, तो उससे होता है। और चौथा बदलाव और उनका जब वो दलित पैंथर्स के आंदोलन के संपर्क में आता है लेखक। तो ये चार बदलावों के माध्यम से
एक आप कह सकते हैं दलित कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होता है, जिससे कि चीजों को देख पाना। जातिवाद है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जातिवाद को आप कह सकते हैं कि डिकोड करना, उसको समझना, ये हर किसी के बलबूते का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पितृसत्ता है, पितृसत्ता सिर्फ पुरुष प्रैक्टिस नहीं करते, वो महिलाएं भी प्रैक्टिस करती है। जातिवाद है, वो सिर्फ ब्राह्मण प्रैक्टिस नहीं करते, दलित भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से प्रैक्टिस करने के कारण उनके अंदर एक स्वीकारोक्ति, एक एक्सेप्टेंस उसका आ जाता है, और उसको बहुत कम लोग उसके खिलाफ लड़ पाते हैं, और उसको समझ भी कम लोग पाते हैं कि इस तरह से जाति का पदानुक्रम या जो हायरार्की है वो हमारे पीछे लगा हुआ है और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो उसको डिकोड करना, उस पूरी व्यवस्था को समझना, जो जाति की व्यवस्था है, इस मायने में वो आत्मकथा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी आत्मकथा तिरस्कृत पर काम किया, वो आत्मकथा दलितों के भीतर की जो समस्याएं हैं, दलित आंदोलन की समस्याएं, उनके तरफ, जैसे दलितों के भीतर पितृसत्ता की समस्या है, उसकी तरफ इशारा करती है, दलितों के भीतर का जातिवाद है, उसकी तरफ इशारा करती है। मेरे ख्याल से कोई भी आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो उसको इस तरह की आत्मालोचना की भी जरूरत पड़ती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत पड़ती है, जहां से वो अपनी सीमाओं को दुरुस्त करके, अपनी कमियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ सके। तो वो मैंने काम शुरू किया, और उसमें इस बहाने मुझे डॉक्टर अम्बेडकर को और दूसरे दलित थिंकर्स को पढ़ने का मौका मिला, चीजों को समझने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला, और उन आत्मकथाओं के माध्यम से कई दलित जीवन की अनुभूतियों को करीब से महसूस करने का मौका मिला। इसी प्रक्रिया में मैंने काम शुरू किया। फिर मैंने अपने पीएचडी में आकर के उस काम को आदिवासी से जोड़ा। दलितों की और आदिवासियों की समस्याएं किस प्रकार से समान है, किस प्रकार से भिन्न है, दोनों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवाल क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या क्या भिन्नता उसमें है। वहां से मैंने अपना काम शुरू किया, और फिर मुझे लगा जब आप किसी फील्ड में घुस जाते हैं तो आपको उसमें नए नए आयाम निकलने लगते हैं, आपको नई नई चीजें समझ में आने लगती हैं। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में और काम करना चाहिए, और आज भी उससे एक रिश्ता बना हुआ है उस काम से। चाहे आप भौतिक आधार पर देखें, यानी रियलिटी में जो हमारे वास्तविक जीवन में दलित संघर्ष के दस्तावेज आपको आसपास ऐसे जीवंत लोग आपको मिल जाएंगे जो लगातार काम कर रहे हैं, जिनका जीवन आज भी कुछ लोगों का बदला है, कुछ लोगों का नहीं बदला है। आज भी आप देखते हैं कि आप अचानक से अब अखबार में हजारों खबरें, उन खबरों में से जब सीवर लाइन में किसी के दम घुटने से मौत की खबर पढ़ते हैं तो एक अलग उसमें दुर्घटना में भी 2 लोग मारे गए, लेकिन दुर्घटना में मरने वालों के प्रति वो एकदम से क्लिक नहीं करती वो बात, क्योंकि वो दुर्घटना में लोग मरते रहते हैं। लेकिन आज भी इस आधुनिक भारत में जब हम 21वीं सदी में है, तब भी लोग सीवर लाइन में मारे जा रहे हैं। क्या हम मशीन नहीं खरीद सकते? क्या आज भी हम अपने लोगों की कीमत इतनी कम समझते हैं कि वो जानबूझ के, मतलब वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो मैं कहता हूँ हत्याएं हैं, जिसको सरकार चाहे तो रोक सकती है। हम सब जो नागरिक समाज चाहे तो रोक सकता है। हम अपनी प्राथमिकताएं बदलें। अगर हम अपनी प्राथमिकताएं बदलेंगे तो हम उसका ऐसा सिस्टम, बहुत सारे देशों में ऐसा सिस्टम आ चुका है जिससे सिक्योरिटी मेजर्स आप ज्यादा अच्छे अपना सकते हैं, जिससे उन लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो वहां से जो सोचना शुरू किया वो लगातार अब एक जीवन का हिस्सा बन चुका है। लगातार वास्तविक जीवन में इस तरह की घटनाएं देखना, फिर नई कोई राइटिंग्स आती है, उनसे परिचय प्राप्त करना, उनको पढ़ना, उनको समझना कि अच्छा कहाँ सवाल दलित फेमिनिज्म का सवाल आया, और कई सवाल उसमें जुड़ते चले गए। और उसी कड़ी में मैं आज के प्रोग्राम को भी देखता हूँ, इससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक और ट्विटर को मैं फॉलो जरूर करता हूँ कि अच्छा वहां पे चल क्या रहा है, किस तरह के अब्यूजेस चल रहे हैं, खासतौर पे हमारे साथी जब लोग लिखते हैं तो कैसे उनको टारगेट किया जाता है। तो वो सिलसिला आज भी जारी है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ये सिलसिला कागजों पे तो बहुत ज्यादा हो गया है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो अभी भी आज के टाइम में भी वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। हमसे एक सज्जन जुड़े हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि दलित कौन होते हैं। अगर आप थोड़ा बता सकें, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं इस लाइव को, और वो जानना चाहते हैं कि ये दलित कौन होते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा हमें बता सकते हैं। देखिए, दलित एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको शेड्यूल कास्ट आप कहते हैं या अनुसूचित जाति कहते हैं, उन्हीं के लिए एक सोशियोलॉजिकल सामाजिक आंदोलनों से निकला हुआ शब्द है दलित, जो पारंपरिक रूप से अनटचेबल्स रहे हैं, अस्पृश्य रहे हैं,
उनके वंशजों के लिए, जो कि आज बहुत सारी जगहों पर अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन जो शूद्र वर्ण की सबसे निचले पायदान पे बैठी हुई जातियां, जिनको कई लोग तो मानते हैं वो शूद्र भी नहीं रहे, वो पंचम वर्ण रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो भारत के संविधान में जिनको शेड्यूल कास्ट कहा गया है और अनुसूचित जाति कहा गया है, उन्हीं के लिए एक सोशोलॉजिकल टर्म है, एक मूवमेंट्स का टर्म है, आंदोलनों का टर्म है, जिसको दलित कहा जाता है। बहुत आसान शब्दों में मैंने, जो जाति के आधार पर निर्धारित होता है, आप पैदा होते ही आपकी जो जाति निर्धारित कर दी जाती है, तो इसका संबंध जन्म से है, इसका संबंध आपके वर्ग से नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, आप बेहतर परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन जिस जाति में आप पैदा हुए हैं, जाति क्योंकि अपरिवर्तनीय वर्ग है, अनचेंजेबल क्लास है आपकी, तो उस कैटेगरी को, उस श्रेणी को, जिसको मैं फिर से कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनली हम शेड्यूल कास्ट कर रहे हैं, उसी को समाज विज्ञानों में दलित कहा जाता है। तो जिस भी दर्शक ने हमसे ये सवाल पूछा था, मैं आशा करती हूँ कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। गंगा साहब जी, हम आगे बढ़े तो अगर हम ये देखें कि आज 2020 में पैंडेमिक के चलते हम लोग सब घर में हैं और हम लोग मतलब ऑन ग्राउंड जो हमारा काम चल रहा है उससे थोड़ा मतलब हट चुके हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग अपने ऑन ग्राउंड काम को ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं, पर काफी सारा जो ऑन ग्राउंड और अभी ऑनलाइन स्पेसेस में जितना काम शुरू हो गया है, तो आपके हिसाब से देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जाति भेदभाव की जमी की क्या मतलब, क्या आपको लगता है क्या भेदभाव है, क्या मतलब किस तरीके से बदलाव आया है, अगर हम ऑफलाइन ऑन ग्राउंड की बात करें और वो जो अब काम ऑनलाइन स्पेस में आ गया है, तो इसके ऊपर देखिए जो जातिवाद है वो भारत के समाज का एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन इसके निश्चित तौर पर, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में भी कहा और अभी भी कहा, कि इसका स्वरूप बदल चुका है, पिछले दिनों में काफी ज्यादा बदला है। आज से 100 साल पहले जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना आंदोलन शुरू किया, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का था, कि कौन इसको छू सकता है, कौन स्पर्श है और कौन अस्पर्श है। तो वो अस्पृश्यता सबसे बड़ा सवाल था, मंदिर प्रवेश बहुत बड़ा सवाल था, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने का सवाल था, एक्सेसिबिलिटी, कि भाई एक तालाब जिसमें गाय भैंस भी पानी पी सकती है लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते। तो आज 100 साल बाद, करीब 100 साल हो रहे उनके आंदोलन को शुरू हुए, तो इन 100 सालों में दलितों के सवाल काफी बदल गए, जाति का सवाल काफी, जाति का स्वरूप काफी बदल गया है। अब आप कंपेयर करें तो आज का देखें तो सबसे पहले हम देखें कि ऑफलाइन यानी वास्तविक जीवन में क्या घटित हो रहा है, तो उसको भी हम दो हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो गांव का जीवन, दूसरा शहरों का जीवन, क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी अभी भी गाँव में रहती है। उस 50% आबादी के साथ क्या घटित हो रहा है, तो उसकी आए दिन आपको घटनाएं ऐसी देखने को मिलेगी कि जाति का पदानुक्रम यानी कास्ट हायरार्की आज भी गांव में लगातार सक्रिय है, बनी हुई है, और वो टूटने का नाम नहीं ले रही। अब अनटचेबिलिटी सीधे नहीं करते, आप किसी से बात करेंगे तो गांव के यूथ से आप बात करिए, जो अपर कास्ट यूथ है वो आपसे कहेगा कि हम तो कोई जातिवादी नहीं मानते, देखो हम तो ये फला जाति का लड़का है, हम इसके साथ में क्रिकेट खेलते हैं, हम इसके साथ में पानी पी लेते हैं और इसके साथ चाय पी लेते हैं हम, तो इसलिए हम तो कोई जाति नहीं मानते। लेकिन उसके घर में आप जाकर के देखिए तो घर में सेटअप क्या है कि दलितों के लिए जो उनके यहाँ काम करने आते हैं अलग से कप रखे जाते हैं, दलितों के यहाँ पे रोटी बेटी का संबंध, अभी जो कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि सबसे बड़ा जो रिश्ता है जो जाति को तोड़ने में बहुत बड़ी मदद करेगा वो है विवाह का रिश्ता। जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे तो जाति टूटेगी नहीं। तो गांव में अभी भी अंतरजातीय विवाह को कोई स्वीकार्यता नहीं है, और आए दिन आप देखेंगे कि दलित महिलाओं के साथ, दलित लड़कियों के साथ जातियों की खबरें, आप जब गूगल में दलित सर्च करेंगे और न्यूज में जाएंगे तो गूगल न्यूज में आपको सबसे पहले जो अगर 10 घटनाएं, 10 खबरें आ रही है दलितों के बारे में, तो उनमें से 8 खबरें आपको दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें मिलेंगी। इसका ये बहुत बड़ा एक आईना है हमें, जिसमें हम दलित समाज का यथार्थ रियलिटी देख सकते हैं। और थोड़ा कम जरूर हुआ है, ये मानना पड़ेगा कि अब जाति का पदानुक्रम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उस तरह का नहीं रहा
जैसा आजादी से पहले था या आज से 100 साल पहले था, आज कमजोर जरूर हुआ है लेकिन वो विद्यमान है, अभी भी जारी है। और जब हम शहर आते हैं तो शहर में और बदले हुए रूप में मिलता है। पहली नजर में हमको लगेगा कि शहर में कोई जातिवाद नहीं है, आप पढ़ने के लिए आए हैं, और किसी से बात करेंगे, खासतौर पे अपर कास्ट यूथ से बात करेंगे, वो कहते हैं हम जाति नहीं मानते, कुछ जातिवादी होती नहीं है, पिछले जमाने की बातें हैं, अब कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो जिनकी काफी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, वो भी ऐसा मानते हैं कि जाति खत्म हो चुकी। अब आप लोग जो जाति के सवाल पे जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कमेंट्स को, या कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम से या जाति पे बात करने से जाति फिर से पैदा होती है, फिर से बढ़ती है, जातिवाद बढ़ता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि एक भ्रांत धारणा है। सच्चाई ये कि शहरों में जाति ऑलरेडी विद्यमान है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसके कई रूप हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा रूप जो ये कहते हैं कि जातिवाद कोई नहीं है, वो एक बार अखबारों के मैट्रिमोनियल उठा करके देखें कि अखबारों में जो मैट्रिमोनियल है, जाति आधारित विज्ञापन है, वो कौन दे रहा है। कि भाई हमको वर चाहिए, वधू चाहिए, तो उसमें इस जाति और इस गोत्र वो सब कुछ लिखा हुआ है, और उसमें 80% से ज्यादा जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन अपर कास्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं, और वो सब बहुत हाईली क्वालिफाइड है। इसलिए कि शिक्षित हो गए आप, शहरी हो गए, इससे जातिवाद खत्म हो गया नहीं। क्योंकि जाति का, देखिए, कोई भी जाति का जो सवाल है वो तभी खत्म होने वाला है जब हम अंतर जातीय विवाह करेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। तो वो अंतर जातीय विवाह की जब तक शुरुआत नहीं होती, फिर आप ये देखिए कि जो अलग अलग सेवाएं हैं, जहाँ पे जैसे सरकारी सेवाओं में तो सामाजिक न्याय के बहुत सारे प्रावधान लागू किए गए हैं। इसलिए उसके बारे में आप कहें कि वो बाध्यता है एक तरह की, इसलिए उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी संस्थान को उठाकर देख लीजिए। कुछ सालों पहले योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक मीडिया का सर्वे हुआ था। मीडिया बहुत ही पॉपुलर फील्ड है, और मीडिया के लोग बहुत प्रोग्रेसिव भी बनते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, हम कोई जातिवादी नहीं मानते। लेकिन वहां जाकर के देखिए आप कि वहां पर 80 से 90% एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। तो ये कैसे हो पाया? अगर जातिवाद नहीं है तो जिनकी पॉपुलेशन 5% से कम है देश के जनसंख्या में, वो 80% कैसे हो सकते हैं एक पेशे में? फिर इसका दूसरा कंट्री आप देखिए कि जो सफाई का काम है, जो सीवर लाइन में मर रहे हैं, वो किस जाति के लोग? तो उनका देखेंगे तो सब एक ही जाति के निकल रहे हैं वो भी। तो सीवर लाइन का काम, सफाई का काम पूरा अभी भी एक जाति के लोग कर रहे हैं। दिल्ली महानगर को देख लीजिए आप छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, और जो निजी संस्थान है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो भी निजी क्षेत्र है, उसमें पूरा कुछ जातियों का वहां पे, जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो सिर्फ मीडिया में जैसे एक जाति का कब्जा है, लेकिन बाकी जगहों पर कई जातियों का, जो जिनको हम सवर्ण कहते हैं, उनमें से कई जातियों का वहां पर कब्जा है। वहां पे भी अनटचेबल्स की या दलितों की या अनुसूचित जाति की एंट्री ना के बराबर है। कोई व्यक्ति जो बहुत ही अलग सोसाइटी में पला बढ़ा है, जिसने जातिवाद उस तरह से नहीं भोगा, जैसे अधिकारियों के बच्चे हैं, दलित अधिकारी हैं, उनके बच्चे हैं, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया, उन्होंने सरनेम भी अपना चेंज कर लिया, तो मुमकिन है उनको कहीं एंट्री मिल गई होगी इक्के दुक्के अपवाद स्वरूप, लेकिन आज भी वहां पर एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि शहरी जीवन में भी जाति आधारित भेदभाव एग्जिस्ट करता है, और पूरी मजबूती के साथ एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसके रूप बदल गए हैं, अब वो इतना साफ साफ दिखाई नहीं देता। आप जाएंगे, जैसे मैं कई जगहों पर अखबारों में भी, जैसे मुझे बोलने के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई जातिवादी क्या है, तो पहले के जमाने की बात है, अब कहाँ है जाति? तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप में से बताइए कि आप में से कितने लोग दलित हैं, नहीं आप तो हमारी जाति पूछ रहे हैं, जाति बता दीजिए एक अध्ययन के लिए, सर्वे के लिए, तो पता चलेगा कि 100 पत्रकार बैठे हुए हैं सुनने के लिए, उनकी अवेयरनेस के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी, तो उनमें से एक भी दलित नहीं है। तो ये कैसे हो पा रहा है? इसलिए कि जाति एग्जिस्ट करती है, वो हमें पता नहीं चलता, वो इस रूप में एग्जिस्ट करती है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप किसी न किसी, जो एक हमारे पास में फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा एक सोशल और कल्चरल कैपिटल भी होता है। उस सोशल और कल्चरल कैपिटल के माध्यम से जाति अपने आप को आगे बढ़ाती रहती है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है किसी जाति समुदाय का, तो वो अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, या कहीं कहीं से अपनी, क्योंकि उसका जो दायरा है वो मुख्य तौर पर अपनी जाति के लोगों के बीच है, और उनका वो चयन को प्राथमिकता देता है, उनके लोगों को भरने के लिए
जो प्राइवेट सेक्टर में चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, जो उसको कोई स्वीकार नहीं करता अगर सामने बात करेंगे तो। लेकिन उसकी वजह से वो सोशल और कल्चरल कैपिटल की वजह से जाति की हायरार्की बनी रहती है। अब ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में एक लोकतांत्रिक स्पेस है। मतलब ऐसा दावा, जैसे जब कैपिटलिज्म आया तो उसने दावा किया कि हम किसी पदानुक्रम को नहीं मानते, हम किसी ऊंच नीच को नहीं मानते, जन्म आधारित ऊंच नीच को तो बिल्कुल नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि ओपन कंपटीशन है, खुली प्रतियोगिता है, जो इसमें जितना बेहतर कर सकता है वो करे, और उसको ये उसकी काबिलियत के ऊपर है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कंपटीशन किसके बीच, मान लीजिए आज आपको आज हमें अनिल अंबानी के सामने खड़ा कर दिया जाए और कहें कि भाई आप में से कौन बेहतर कर सकता है। मेरे पास तो लगाने के लिए कोई पूंजी नहीं है, उनके पास में अरबों खरबों की कितनी पूंजी है। अब उनसे मेरा कंपटीशन कैसे हो सकता है, किसी का भी कंपटीशन कैसे हो सकता है। तो जो कंपटीशन की बात है खुली, जो डेमोक्रेटिक एक कंपटीशन की बात है, वो वास्तव में ऊपर से बड़ी सुहावनी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाइयां बड़ी कड़वी हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया बहुत डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जो भी ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ट्विटर, फेसबुक या ब्लॉगिंग वगैरह, जहां जहां पर इंस्टाग्राम, जितने भी या व्हाट्सएप, तो अब उसमें बीच में पढ़ने में आता है कि फला आदमी का पेज ब्लॉक कर दिया है फेसबुक ने या ट्विटर ने। तो अब किसका ब्लॉक किया है, क्यों ब्लॉक किया है, क्या लिखा उसने, कहा गया कि भाई ये हमारे जो नियम है उनके खिलाफ है। लेकिन उसी बात को लिखने के लिए उतना ही उससे उससे 10 गुना ज्यादा हेट स्पीच वाले जो अपर कास्ट के या एक खास आइडियोलॉजी के पेजेस हैं, उनको बंद नहीं किया जाता। और ये बात अब लगातार अब तो मुखर हो रही है, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ इस तरह के एफआईआर वगैरह हुए हैं, आमने सामने चीजें आ रही है और स्पष्ट तौर पर आ रही है कि हेट स्पीच कौन से पेज ज्यादा फैला रहे हैं, उन पेजों के निर्माता कौन है। कई पेजों के निर्माता तो अनाम है, पता ही नहीं है किसने वो निर्मित किया है, क्योंकि वो पेड है, उनको पैसा देकर के निर्मित किया गया। ऐसे अकाउंट, ऐसे प्रोफाइल ट्विटर पे मौजूद है, ऐसे प्रोफाइल फेसबुक पे मौजूद है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। तो वहां पर भी एक कास्ट हायरार्की, चाहे वो मैं कहूंगा कि फेसबुक के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से, जो एडमिन्स हैं जो भारत को देखते हैं, या ट्विटर के जो एडमिन्स हैं, उनमें कई बार ऐसी घटनाएं आती है कि उनको ब्लॉक किया जाता है। फिर जो गालियां हैं, देखिए गालियां तो मैं देखता हूँ कि जो सवर्ण है उनको भी दी जाती है, और माँ बहन की गाली भी दी जाती है उनको, जो 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 अच्छा लिखते हैं या जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, सबको दी जाती है। लेकिन उसमें गाली के स्वरूप पे भी आप अगर देखेंगे तो जो दलितों को टारगेट करके गाली दी जाती है, हमेशा उनको जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए जिस तरह की गालियां प्रयोग की जाती है, दोनों को हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसमें एक आप गुणात्मक फर्क है, जिसको आपको देखते होंगे कि वो एक गुणात्मक फर्क है, जिसकी वजह से आप उनके आत्मसम्मान को, जो उनकी डिग्निटी उनके अंदर डेवलप हो गई पढ़ लिख करके, बराबर बैठने लगे हैं, बात करने लगे हैं, अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं, उस डिग्निटी को कुचलने की एक कोशिश ऑनलाइन माध्यमों में भी होती है। और कई बार उनको इस तरह के जब वो पोस्ट लिखते हैं, इस तरह कुछ करते हैं, तो जिस संस्थान में वो नौकरी करते हैं उस संस्थान के द्वारा भी उनको टारगेट किया जाता है। अगर सेम बात, आज से मैं 10 साल पहले की बात बताता हूँ, पटना विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में पटना में मेरे साथी काम करते थे, अभी भी करते हैं वो। लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ लिखा वहां पे जो जारी जातिवाद है उसके बारे में, तो उनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। तो वो मेरी नजर में पहला एक बड़ा मामला था जिसमें हम लोगों ने आवाज उठाई, और लेकिन फाइनली जो फैसला हुआ वो डिपार्टमेंट और कोर्ट के बीच में कुछ सहमति से हुआ, हमारे आवाज उठाने से तो नहीं हुआ। लेकिन वहां से कि अगर ऐसी बात कोई और लिखता है, यानी जो दूसरे समुदायों के लोग लिखते हैं, तो उनको जनरली इतना टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन मैं ऐसा कोई कैटेगरिकली ये नहीं कह रहा कि अपर कास्ट के लोगों को कभी कोई गालियां नहीं पड़ती या उनको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता, उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें तो दलित समुदायों के लोगों को या जो जो निचली जातियों के लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ज्यादा भद्दी गालियां सुननी पड़ती है। आपने काफी सारे हमारे विषयों के ऊपर आपने हाईलाइट किया है, दलित फेमिनिज्म को, रेप कल्चर को, सोशल कल्चर कैपिटल की बात आपने करी है।
साथ में एजुकेशन की बात करी है। मतलब इन सब के चलते अगर हम बात करें तो आज भी जिस तरीके से आपने बताया कि जातिवाद के ऊपर अभी भी चर्चा तो खूब हो रही है। मतलब जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल वर्ष पहले आपने बताया शुरू किया था, पर आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो खत्म तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने हमें बताया ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम लोग उसको प्रैक्टिस करें, चाहे वो घर पे कर रहे हो, चाहे वो बाहर कर रहे हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशन में कर रहे हो, ये हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो ये खत्म तो नहीं हो सकता, पर ये जरूर है कि कम हो सकता है। तो कम तो हो जाएगा, पर साथ में जब इसके साथ में और चीजें जुड़ रही हैं, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं इंटरनेट पे किस तरीके से गाली गलौज हो रही है, या जब हम बात करते हैं कि जाति के विषयों पर सवाल उठाने की कि ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है, ऑफलाइन अलग था, ऑनलाइन प्रोसेस में अलग बढ़ गया है। तो इसके चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक हमसे दर्शक ने पूछा है, जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी तो ऑनलाइन जितना ये इंटरनेट के माध्यम से बढ़ रहा है, उसको कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से हम इसको और चर्चा में ला सकते हैं कि इंटरनेट पे जो हो रहा है, जातिवाद को लेकर जो समस्या बढ़ रही है, उसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। देखिए, ऑनलाइन माध्यमों में जो जातिवाद का स्वरूप है, जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है, वो वास्तव में ऑफलाइन का ही एक दूसरा वर्जन है। आप वो दोनों में फर्क नहीं है। वो जब आप वास्तविक जीवन में वो व्यवहार करते हैं, तो फिर वो आपको ऑनलाइन माध्यमों में भी आप खुद को रोक नहीं पाते और उसी तरह से आप एक्ट करते हैं। इसमें मैं मूल सवाल यही है कि जाति को हम निष्प्रभावी कैसे करें, उसको खत्म कैसे करें। तो उसके लिए कोई बनी बनाई दवा नहीं है। पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर, जो भारतीय लोकतंत्र के अनुभव हैं, विभिन्न आंदोलन है, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक रास्ता सुझाया कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें हम, एक वो तरीका है। लेकिन सिर्फ उससे भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके विवाह हो चुके हैं, वो तो दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे कि भाई हमें जातिवाद तोड़ना है इसलिए दूसरा विवाह करें। तो जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है, सबको एक बात समझनी होगी, और खुद दलितों को ये बात समझनी होगी कि हम इस देश में रहते हैं और ये हमारी खूबसूरती है कि हम बहुत सारे भाषाओं, संस्कृतियों, समुदायों के लोग हैं। ये जो इंद्रधनुषी दुनिया है, हमारी ये खूबसूरती है और हमें इसी में रहना है। हम कोई द्वीप नहीं बनाने जा रहे। यहाँ पे ना हिंदुओं के लिए कोई अलग द्वीप हो सकता, ना सवर्णों के लिए कोई अलग द्वीप हो सकता, ना दलितों के लिए कोई अलग द्वीप हो सकता। ये दलितों को भी मानना है, ये सवर्णों को भी मानना है कि हम सबको अल्टीमेटली मिलजुल करके रहना है। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, उतना हम खुशी के साथ रह सकते हैं, ज्यादा प्रोस्पेरिटी के साथ में रह सकते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं। जो एक पूर्वाग्रह है जिसको लेकर के अब आजकल मैं देखता हूँ कि आरक्षण की वजह से काफी पूर्वाग्रह खासतौर पर सवर्ण यूथ के अंदर देखने को मिलता है। उनको लगता है कि ये दलितों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही। ये एक ऐसी वजह है जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। एक ऐसा पॉइंट है, और इसकी वजह से वो मानते हैं कि भाई जातिवाद है, वो ये इस तरह के जो दलित लोग सारी नौकरियां ले जा रहे हैं, फिर जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने से जातिवाद बढ़ता है, इस तरह की सोच। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे संवाद करना चाहता हूँ। देखिए, नौकरियों का जो सवाल है, दोनों जो बिंदुओं में मैं बात करूंगा। नौकरियों का जो सवाल है, वास्तव में नौकरियां कम है, इसलिए हर किसी को महसूस हो रहा है। आप अगर 500 लोग योग्य है और सिर्फ 2 नौकरियां हैं, तो उन 500 लोगों में से 498 को ये महसूस होना स्वाभाविक है कि किसी और की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं कहता हूं कि सब जो योग्य है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक व्यवस्था है, जो इस दौड़ में जो लोग जिनके साथ में सदियों से जातियां होती आई हैं और जो अपने आप को अब स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो आपकी समाज के आपके साथी हैं, उनका आपको हाथ पकड़ना चाहिए। हाथ छुड़ाने के लिए या उनको डुबोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति कोई नफरत भाव नहीं पालना चाहिए। हाथ पकड़िए और सरकार से ज्यादा नौकरियों की मांग करिए। वो जो 2 दलित चुने गए हैं या 1 दलित चुना गया, अगर वो नहीं चुना जाएगा तब भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरियां कम है। नौकरियों लगातार घटती चली जा रही है। अब ये कोविड-19 के दौर में और नौकरियों में बहुत ज्यादा कटौती हो गई है। तो हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे का हाथ थामें और सच को स्वीकारें और ज्यादा नौकरियों की मांग करें। जहां से नौकरियां खत्म हो रही है उन नौकरियों को खत्म होने से रोकें। और मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर को हमेशा एक प्राथमिकता पर रखें, उसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संघर्ष करें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी शुरू में हमारे सवर्ण साथियों को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर में कितनी इनसिक्योरिटी है ये खुद आप देखिए कि जो नौकरियां जा रही हैं किस कदर जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये जॉब सिक्योरिटी भी होना बहुत जरूरी है। और ये सिक्योरिटी कब होगी, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को बचाएंगे और उसके अधिकारों को बचाएंगे। तो पहला तो सवाल हुआ नौकरियों का। और नौकरियां देखिए आप उनके साथ में बहुत वर्षों तक भेदभाव हुआ है। वो पहली या दूसरी पीढ़ी है मैक्सिमम जो पढ़ पा रही है, जो आगे आ पा रही है, उनका हाथ पकड़िए, आप उनको आगे लेकर के आइए, कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़े हुए। दूसरा सवाल है, कई लोग सोचते हैं कि ये आंदोलनों की वजह से, इस तरह की बातचीत की वजह से जातिवाद बढ़ता है। ये भी एक भ्रामक धारणा है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई किसी को बुखार हो गया है तो उसको दवा देनी है, आपको उसको ठीक करना है बुखार को। कैसे आप ठीक करेंगे? तो पहले आप उसकी जांच करेंगे। पहले वो व्यक्ति और उस व्यक्ति के परिवार वाले स्वीकार करें कि उसको बुखार हुआ है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम इसको छिपा लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो बुखार डेंगू है, वो बुखार मलेरिया है, वो बुखार कोविड-19 का बुखार है, वो किस वजह से बुखार है, पहले उसकी वजहें आपको जाननी पड़ेगी और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जातिवाद हमारे समाज की एक बीमारी है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप ये मानेंगे कि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप अगर सिर्फ ऊपरी परत पर घूमते रहेंगे तो आप अंदर की सच्चाई नहीं जान पाएंगे। हमें सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि जातिवाद है, जाति आधारित भेदभाव है। और ये स्वीकार करने की प्रक्रिया में और इनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन होते हैं। इसलिए इन आंदोलनों के होने या इस तरह की बातचीत होने से कोई जातिवाद नहीं बढ़ता। जातिवाद किससे बढ़ता है कि आप इस पर बात नहीं करना चाहते हैं और जो बनी बनाई व्यवस्था है, जाति आधारित पदानुक्रम है। जैसे बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जब शहर में रहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अपने कोई संस्थान में जहां पर भी काम करते हैं, तो वहां पर वो बड़े अच्छे से बर्ताव करते हैं। लेकिन जब वो अपने गांव जाएंगे, गांव में अगर कोई दलित आया और वो नीचे बैठ गया, वो बराबर में नहीं बैठ रहा, या वो उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है। स्त्रियों के साथ भी ये बात है, जो घर की स्त्रियों के साथ में कोई जाति होती है, बाहर अच्छा भाषण देते हैं सब लोग, लेकिन घर की स्त्रियों के साथ जब जाति होती है चुप रहते हैं वो। उनके माँ बाप जब उनकी पत्नी के साथ में जाति करते हैं तो चुप रहते हैं वो, या किसी और स्त्री के साथ जाति होती है तो वो चुप रहते हैं। तो ऐसे जब तक हम इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे समाज में हायरार्कीज हैं, हमारे समाज में ऊंच नीच है और पदानुक्रम है, तो इसको पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और उनको जो भी कमजोर है, जिसका किसी भी आधार पर, चाहे लैंगिक आधार पर या सोशल कल्चरल आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव, कोई शोषण होता है, तो उनको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को उन तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वो अधिकारों को पाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं बढ़ा रहे, वो बेसिकली जातिवाद कम करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस बात को हमको स्वीकारना चाहिए। और आपसी संवाद, मैं फिर से इस बात पर बहुत जोर देना चाहूंगा कि बिना सवर्णों के सहयोग के कोई जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। ये दोनों को करना है, दलितों को भी करना है, सवर्णों को भी करना है, स्त्रियों को भी करना है, पुरुषों को भी करना है, सबको मिलकर के करना है। जब तक आपस में डायलॉग नहीं होगा, जब तक हम अलग अलग खेमे बना करके बैठ जाएंगे और सामने वाले को सिर्फ दुश्मन की नजर से देखेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, चीजें ठीक नहीं होने वाली। सबको मिलकर के काम करना है और उसका तरीका यही है कि हम सबसे पहले इसको स्वीकारें, फिर अपने जीवन में बदलाव लाएं। और सिर्फ इसको इस तरह की बाउंड्रीज हम बना दें कि सिर्फ सवर्ण दोषी हैं और सारे सवर्ण दोषी है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क करना बंद कर दें, तो भी चीजें ठीक नहीं होंगी।
स्वयं दलितों के भीतर जातिवाद है, जाति आधारित पदानुक्रम इतना नीचे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात कहते थे कि इस देश में जो सबसे नीची जाति आप मानते हैं वो भी अपने नीचे एक जाति खोज लेगी, ऐसी व्यवस्था है। तो इतना ज्यादा हायरार्कीज है, उन हायरार्कीज में हमको हर हायरार्की से लड़ना है, ऐसा नहीं। देखिए, जब कोई आंदोलन में होते हैं, कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो हमको ये स्पष्ट रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे कि भाई मेरे साथ में कुछ भेदभाव दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज है, हमारी बहुत सारी पहचाने हैं, उनमें से हम सिर्फ जो जिसमें हम डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है, सिर्फ उसका चुनाव कर ले कि हम दलित हैं या हम स्त्री हैं या हम कोई और हम विकलांग हैं, और उसका चुनाव करके उसके आधार पर सामने वाले को दोषी ठहराना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें। लेकिन बाकी आइडेंटिटीज में हमारी भूमिका अगर एक ऑपरेशर की है, एक शोषक की है, तो समानता नहीं आने वाली समाज में। पहले हमको समानता के मूल्य में विश्वास करना होगा, उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे विकलांग साथी हैं, हम उनके लिए विकलांग आंदोलन में खड़े होते हैं, लेकिन जब जाति का सवाल होता है, धर्म का सवाल होता है, तो उनका जातिवाद उभर करके सामने आ जाता है या उनकी धार्मिक अस्मिता प्रधान हो जाती है। ऐसे स्त्री आंदोलन में दलितों के सवालों को नहीं उठाया गया, दलित आंदोलन में स्त्रियों के सवालों को नहीं उठाया गया। जब तक सारी जो भी उत्पीड़ित अस्मिताएं हैं वो मिलकर के साथ, जब तक सारे ऑपरेशन मिलकर के साथ नहीं होते और कम से कम समानता में विश्वास नहीं करते, ना केवल ऑपरेशन बल्कि ऑपरेशन भी, वो उसको भी समानता में विश्वास करना पड़ेगा। जो आपका शोषक है उसको भी समानता में विश्वास करना पड़ेगा, और वो हर जगह पर हमारी पब्लिक लाइफ में, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर जगह जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसमें हमको एक बराबरी का व्यवहार करना होगा, बराबरी के मूल्य का सम्मान करना होगा, और उसके लिए जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों का भी सम्मान करना होगा। रिप्रेजेंटेशन का जैसे प्रावधान किया गया है, तो रिप्रेजेंटेशन से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप देखिए, आप कई लोगों को लगता है, ये सवाल उठाते हैं, आखिरी बात कह रहा हूँ इस संदर्भ में, कि देखो ये इनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं, ये तो लाभ ले चुके हैं, इनको क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, या अगर इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे, अपने आप उनके भीतर से सवाल उठेगा, ये आपको उठाने की जरूरत नहीं है। उनके भीतर जो लोग पीछे रह जाएंगे वो लोग सवाल उठाएंगे, अपने आप उनको शर्म आने लगेगी, जो लोग लाभ ले रहे हैं कई पीढ़ियों से। इसलिए ये सवाल को उठाने के पहले आप रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करिए, पहले उनको अधिकार दीजिए, जो संविधान के दत्त अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल पाए, उन अधिकारों को पहले हम सुनिश्चित करें, उनकी डिग्निटी। आज आप सोचिए कि आप जिसको आप करें, भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर गया, आप देश की राजधानी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, इस देश में रहते हुए आपको क्या जब सीवर लाइन में लोगों की लगातार मौतें होती है, क्या आपको शर्म नहीं आती कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हम लोगों को सीवर की उस बदबू में मार देने के लिए विवश हो रहे हैं? हम कब तक उनको मारते रहेंगे उसमें? तो इसलिए सबसे पहले अपने विचार में और व्यवहार में समानता का विजन लाना होगा, तो शायद हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में हम इस जातिवाद को, जाति आधारित भेदभाव को खत्म कर पाएंगे। और देखिए, एब्यूज करना कोई रास्ता नहीं है, ये एब्यूज लौट करके आपके पास भी आएगा, इसलिए ये कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली रास्ता है संवाद का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, वो हमेशा खुला हुआ रखे। कई लोगों को देखता हूँ कि अच्छा किसी ने कुछ कहा, ब्लॉक कर दो। कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे आप? क्या क्या चीज ब्लॉक करेंगे आप? उनसे संवाद करिए, जितना संभव हो संवाद करिए। अगर कोई फर्जी प्रोफाइल है उसको रिपोर्ट करिए आप, लेकिन कोई जेन्युइन व्यक्ति है, वो ऐसी भाषा बोल रहा है, चाहे वो सवर्ण है या दलित है, दलितों की तरफ से भी आपको ऐसा रिएक्शन हो सकता है, तो उससे आप कोशिश करिए जितना आप संवाद कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ, मैं बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही कम लोगों को कभी कभार मैं ब्लॉक करने के पक्ष में हूँ। बाकी आप संवाद करिए, उससे बात करिए, आप भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप हमारे बारे में, हमारे समुदाय के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो ये जब तक संवाद की पहल नहीं होगी दोनों तरफ से, तब तक मेरे ख्याल से हम ये जाति आधारित पदानुक्रम को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपने काफी जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक शायद हमें जातिवाद के सवाल उठाते ही रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम जब जाति की बात करते हैं तो एक जाति जो है अपने अंदर ही एक और दूसरी जाति के बारे में बात करने लगती है, उसी के अंदर एक और जाति को खोज लेती है। तो ये तो मेरे को लगता है ये हायरार्की जो है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ये
इसमें मुझे लगता है कि कहीं पे अगर हम युवाओं को बीच में लाएं, क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने जोश और जुनून की बात की थी, उसमें अगर हम उसमें ये युवाओं को बीच में लाएं तो शायद मेरे को लगता है कि कहीं तो एक समय आएगा जहाँ पे वो चेंज की बात होने लगेगी। अभी भी हम जो है वो एक ट्रांजिशन फेज में हैं, जहाँ पे हम चेंज की बात कर भी रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, पर वो दिमाग में कहीं ना कहीं हम लोग के बैक ऑफ द माइंड अभी भी कास्ट को लेके, जाति को लेके अभी भी सवाल रहते हैं। तो ये चेंज जब हम इसकी बात करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये जो आज के टाइम की जो पीढ़ियां हैं, ये ही कुछ हमारे लिए कर सकती है। जाति के ऊपर जो सवाल उठते हैं या हम जागरूकता की बात करते हैं, इसमें इन लोग का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम युवाओं को जागरूक करें, किस तरीके से युवाएं हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और इसके बदलाव के बारे में बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इस तरह के सवालों को हमारे मूल पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हम क्या करते हैं, अच्छा इस देश की राजधानी कहाँ पर है, ये इमारत कहाँ पर है, फला चीज कहाँ पर है, हम एक रट्टा मार एक पीढ़ी पैदा कर रहे हैं। उनके अंदर हम सोशल सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी ये डेवलप नहीं करते। हम क्लास में जब कोई लड़का और लड़की साथ में बैठते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति सहज हों, तो उनको सिखाना पड़ेगा कि ये आपकी तरह ही है, ये कुछ अलग नहीं है। इसके साथ में आप एक समानता का व्यवहार करिए। आपने जो सुना है, अगर सुना है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों से, सामाजिक परिवेश से, खासतौर पर दूसरे जेंडर के बारे में, दूसरे जातियों के बारे में, दूसरे किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी है उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाई गई होती है। जैसे विकलांगों को लेकर के बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, उनको लेकर के एक नकारात्मक राय विकसित, एक तो वो एक इस तरह की पीड़ा झेल रहे हैं, आजीवन एक पीड़ा झेल रहे हैं जो शारीरिक जो समस्या है उसकी वजह से। दूसरा, उनके बारे में जो नकारात्मक धारणा है, आप सोचिए कि उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता होगा, पूरे जीवन कैसे वो बर्ताव कर पाता होगा। ऐसे अल्पसंख्यकों के बारे में आप बात कर लीजिए हमारे यूथ से, क्योंकि उनको कभी सिखाया नहीं गया। उनको ये सिखाया गया कि मुसलमान कट्टर है। अब वो उन्होंने अपने परिवेश से सीखा, या मुसलमानों को हिंदुओं की कट्टरता के बारे में बताया गया। जिस परिवेश में वो पले बड़े हैं, ऐसे जातियों का मसला है। दलितों को सवर्णों के प्रति, सवर्णों को दलितों के प्रति भ्रांत धारणाएं हमारा परिवेश विकसित करता है। तो पहली शर्त तो ये है कि हम किसी भी माध्यम से, और पाठ्यक्रम उसमें अच्छा माध्यम हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, लेकिन परिवार में अगर ये समस्या नहीं होती तो शायद इस तरह की भ्रांत धारणाएं विकसित नहीं होती। तो परिवार से एक सीमा तक ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये एक ऐसी जगह है जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, जहाँ पर बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो वहां पर मूल पाठ्यक्रम में उनके मूल जो कुछ वो सीखते हैं उसमें इस तरह की जो सोशल, जेंडर वगैरह की जो सेंसिटिविटी है वो उनके अंदर डेवलप की जाए, संवेदनशीलता। उनको बताया जाए कि ये आपके बराबर है, आपसे भिन्न नहीं है। अगर इनको कोई प्रावधान किए गए तो प्रावधान इसलिए किए गए कि इनके साथ में ऐसी जातियां हुई है, आप उसके वजह से उनके प्रति कोई नकारात्मक राय मत नहीं है। तो दलित बच्चों के अंदर भी एक हीनता बोध नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर एक हीनता बोध विकसित हो जाता है। अगर कोई उनका देखता है, अच्छा लिस्ट आई है, कोई एडमिशन की लिस्ट आई है, कोई फेलोशिप की लिस्ट है, अच्छा ये कोटे वाला है इसलिए ऐसा है, इसका नाम यहाँ पर है। तो ये जो उसकी वजह से आपको खुद जो बहुत सारे दलित बालक है उनको लगता है कि यार हमारा नाम अलग से रखा गया तो इससे हमें अलग से चिन्हित किया जाता है, और एक हीनता बोध उनके अंदर विकसित होने लगता है। तो हमारे कानूनी संवैधानिक प्रावधान भी रहे, लेकिन उनको लेकर कोई हीनता बोध न किसी लड़की के अंदर, न किसी विकलांग के अंदर, न किसी अल्पसंख्यक के अंदर, न किसी पिछड़े के अंदर, न किसी दलित के अंदर, न किसी आदिवासी के अंदर, किसी के अंदर कोई हीनता बोध पैदा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम क्लास में, अपने आसपास में ऐसा माहौल विकसित करें जिसमें इन सब चीजों पर हमारे बच्चे संवेदनशील हों, जो ज्यादा बेहतर चीजों से ढंग से चीजों को डील कर पाए। जैसे अब आप ब्लैक और व्हाइट है तो एक लंबी ट्रेनिंग दी गई। आज आप देखेंगे कि एक संस्थानों में, हालांकि आज भी आंदोलन वहां पे होते हैं, लेकिन फिर भी उस आंदोलन की खूबसूरती देखिए। भारत में कोई दलितों को लेकर के आंदोलन रहा है तो जनरली उसमें दलित ही होते हैं। लेकिन अभी जो अमेरिका में घटना घटी जिसमें एक ब्लैक को मार दिया पुलिस ने, तो एक व्हाइट पुलिस वाले ने मार दिया, लेकिन जब उनका आंदोलन हुआ तो उसमें कितने सारे व्हाइट, कितने सारे श्वेत लोग, जो अमेरिकन श्वेत लोग हैं, वो उन दलित ब्लैक्स के साथ खड़े हुए और पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए। बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, हिंसक भी हो गया आंदोलन।
तो ये जो सॉलिडिटी कहाँ से आई? ये इसलिए कि वो सोशली सेंसिटिव है। वो जानते हैं कि ये जो नस्ल है, ये नस्ल की वजह से हमारा समाज बटा और उनके साथ जातियां हुई, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ऐसे एक लड़की के साथ जब एक लड़का भी खड़ा होगा, एक विकलांग के साथ जब एक सामान्य भी खड़ा होगा, एक दलित के साथ सवर्ण भी खड़ा होगा, और तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि इसको लेकर के संवेदनशीलता विकसित की जाए और उसको मूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। परिवार जो जो माँ बाप खुद को मानते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव ना रहे। सिर्फ अपनी बेटी, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किसे मिल रही है, ये आपकी सेंसिटिविटी नहीं है। आप ये देखिए कि आपके बच्चों के अंदर कोई किसी के प्रति हीनता बोध या श्रेष्ठता बोध, सिर्फ हीनता बोध घातक नहीं है, श्रेष्ठता बोध भी घातक। कोई सुपरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है या कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, दोनों से लड़ना आपको बच्चों को सिखाना है कि ना तो हीनता बोध की जरूरत है, ना श्रेष्ठता बोध की जरूरत है। आप बराबर है, भाई बहन बराबर है, बाहर के बच्चे भी आपके बराबर है, उनके साथ में बराबरी का व्यवहार करिए। अगर किसी भी वजह से कोई फिल्म देख करके, किसी से बात करके, कोई किसी भी वजह से बच्चे के अंदर कोई भी हीनता या श्रेष्ठता बोध विकसित हो रहा है, उससे तुरंत बात करनी चाहिए माँ बाप को और उनको बताना चाहिए कि नहीं, ये सच नहीं है, बराबरी ही सच है। तो शायद हम एक बेहतर एक नई पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। एकदम सही आपने बताया हमें किस तरीके से हम युवाओं को बीच में ला सकते हैं। उसमें पर परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होगा, जहाँ पे हम ये बदलाव की बात कर रहे हैं। हमसे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, कुछ लोग अभी भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से उनका तात्पर्य क्या है मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि दो अर्थों में इसको समझते हैं। एक तो ये है कि एक जाति आधारित पदानुक्रम को मानना, कुछ लोग उसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कहते हैं, जो कि एक सही अर्थ है। दूसरा हुआ कि आजकल देखता हूँ कि जो त्योहार है, उत्सव है, कोई सारे दलित साथी सिर्फ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कह करके, अब किसी ने रक्षाबंधन पे अपना फोटो लगाया राखी बांधते हुए और उसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कई लोग कह देते हैं, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हर किसी के सेलिब्रेशन के अपने तरीके हैं, उत्सव है, आप उनको उत्सव, अगर उस उत्सव में, उस फेस्टिवल में कोई सीधे तौर पे आपको हायरार्की नहीं दिखती, तो हम अपने मिथकों में जाएंगे, मिथकों में तो बहुत प्रॉब्लम है। हर मिथक को हम खत्म नहीं कर सकते और अपने जीवन से सेलिब्रेशन को भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो एक चीज हुई। देखिए, जब तक हमको वैकल्पिक त्योहार नहीं मिलेंगे, वैकल्पिक उत्सव नहीं मिलेंगे, तब तक बहुत सारे लोग हैं जो बीच में है, लिबरल है, वो कोई जातिवाद नहीं करते, लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या करेंगे वो? आप दिवाली और होली और राखी नहीं मनाएंगे, क्या मनाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए सिर्फ इस आधार पर उनको टारगेट करना, मेरे ख्याल से उसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन अगर कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक वैकल्पिक चीजें विकसित नहीं होती तब तक वो उसको मनाते रहेंगे। दूसरा, जो लोग ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के तौर पर जातिवाद का व्यवहार करते हैं, ऊंची नीच करते हैं और उसमें पितृसत्ता भी शामिल है, तो निश्चित तौर पर उनसे बात करनी चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए। उनको जेल में डालना भी कोई उपाय नहीं है, उनके खिलाफ सिर्फ लड़ाई लड़ना भी कोई उपाय नहीं है। मैं तो डायलॉग के हमेशा पक्ष में हूँ। डायलॉग करना चाहिए, उनको इस बात को समझाना चाहिए, खुद समझना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक पक्ष में आगे हैं। अगर वो जाति आधारित पैदाइश में खुद को श्रेष्ठ मानते हैं तो जरूर उनके ऊपर भी कोई है। तो इसी आधार पर, यही तर्क दे करके कि अगर वो जो आपसे ऊपर है, चाहे वो आर्थिक आधार पर है या किसी और आधार पर है, तो वो आपका दमन करेगा, वो आपको दबाएगा, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए आप जो जाति आधार पे आप जिनको नीचा मान रहे हैं, उनको नीचा मानना बंद करिए और हम एक बराबरी वाले समाज की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लोग ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उनको भी बदलना होगा और वो बदलाव के लिए उनसे हमको संवाद करना चाहिए। और अगर कोई जातियां करता है जाति के आधार पर, निश्चित तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए। जो जातियां करता है और लगातार जातियां करता है, बदलने को तैयार नहीं होता, उसको निश्चित तौर पर इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लगता है गंगा साहिबा जी, आप बता रहे थे कि आप ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव तो नहीं, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा दिन ट्विटर पर निकलने वाला है, क्योंकि काफी सारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर किसी का भी कोई भी सवाल छूट जाता है तो प्लीज मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने
ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देखें, अगर उन्होंने आपको टैग किया है तो आप उसका प्लीज उनको जवाब दीजिएगा। साथ ही में एक और दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है, विक्रम ने हमसे पूछा है, आपके हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले जातिगत भेदभाव में सोशल मीडिया माध्यम के क्या दायित्व हैं? इसके ऊपर अगर आप कुछ बताना। ये तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उनसे कहूंगा कि जो फेसबुक और ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के जो देखते हैं वहां पर जो इसके मालिक हैं, वो जब भारत के अपने पदाधिकारी नियुक्त करें तो उसमें एक डाइवर्सिटी रखें। उसमें स्त्रियां भी हो, पुरुष भी हो, दलित भी हो, सवर्ण भी हो, आदिवासी भी हो, पिछड़े भी हो, अल्पसंख्यक भी हो। एक डाइवर्सिटी होगी तो जो पदाधिकारियों में, तो शायद वो फैसले भी ज्यादा बेहतर ले पाएंगे। किन किन लोगों को ब्लॉक करना है, किन लोगों के पेज को हटाना है, इसको लेकर के आपसी समझदारी से फैसला लेना चाहिए। उसमें ना जाति के आधार पर फैसला लेना चाहिए, ना विचारधारा के आधार पर, ना किसी अन्य पूर्वाग्रह के आधार पर। तो शायद हम जो जो सोशल मीडिया के पदाधिकारी है वो इस दिशा में अगर काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो जो निचली समझी जाने वाली जातियों के लोग हैं, जो भी किसी तरह से दबा हुआ महसूस करता है, बहुत सारी लड़कियां हैं, आप देखिए कि उन्होंने डर की वजह से मैं देखता हूँ पिछले 10-12 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव है सोशल मीडिया पे। अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाती थी, वो डरती थी कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर कोई कॉपी करके कोई मिसयूज कर लेगा, लेकिन अब लगाने लगी है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, हम भी लड़के लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, और क्या मिसयूज कर लेगा, हम देख लेंगे उसको। तो ये स्वाभिमान जो विकसित हो रहा है, ऐसे ही जब दलित मजबूती से अपनी बात रख सकता है, अगर उसके लिए स्पेस उसको लगेगा कि हाँ, मेरी आवाज को नहीं दबाया जाएगा, अगर मैं कोई सच बात कह रहा हूँ, कोई फैक्चुअल बात कह रहा हूँ, तो वो अपनी बात ज्यादा मुखर ढंग से रख सकेगा। और इसके लिए मेरे ख्याल से एक स्पेस उपलब्ध कराना चाहिए उसको, उसकी आवाज को बंद नहीं करना चाहिए। उसकी तो आवाज सदियों से बंद है, उसको बोलने का एक अवसर देना चाहिए। और जब किसी की आवाज सदियों से बंद हो, एक बात और कहूंगा सवर्ण साथियों से भी और सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कहूंगा, जब किसी को आपने 1000-2000 साल नहीं बोलने दिया, जब वो बोलेगा तो हो सकता है कि कुछ उखड़ा हुआ भी बोले, तो उस उखड़े हुए को आप थोड़ा सा स्वीकार करिए, उस पर तुरंत इतनी जल्दी रिएक्ट मत करिए, आप उसको एक अवसर दीजिए कि वो अपनी बात रख सके, संवाद कर सके। एक्शन रिएक्शन के बजाय संवाद के लिए हमेशा एक गुंजाइश होनी चाहिए, डायलॉग के लिए हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए। आजादी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं भी हैं, ये भी सब यूजर्स को ध्यान रखना चाहिए। वो सीमाएं, जब आप दूसरे की आजादी में प्रवेश करते हैं, दूसरे के पर्सनल दायरे में प्रवेश करते हैं, वहां पे आपकी आजादी नहीं है। आप उसको पर्सनली जब उसका दायरा जहां शुरू हो जाता है उसमें मत प्रवेश करिए, वहां पर जाकर अटैक मत करिए। उसकी जो सोशल लाइफ है, पब्लिक लाइफ है, और उसका अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार है, उसको निश्चित तौर पर आप उसकी आलोचना करनी चाहिए, और उस आलोचना के लिए एक स्पेस सोशल मीडिया को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपने अपनी पिछली बातों में दलित लाइव्स मैटर, वो ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में बताया था कि किस तरीके से विदेश में जब ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट शुरू हुआ तो कितने सारे लोगों के साथ जुड़े। तो आपके अनुभव से अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से कि इंटरनेट के इस्तेमाल से हम एम्पावरमेंट की बात करें तो कहाँ पे इंटरनेट की यूज से ये एम्पावरमेंट भी आया है, ये एक बदलाव भी आया है? क्योंकि इंटरनेट ने कहीं ना कहीं लोगों को एक आवाज उठाने का भी माध्यम दिया है, सोशल मीडिया ने अपने आवाज उठाने का माध्यम भी दिया है। ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे लोग सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग थे जिनकी आवाज दबी हुई थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल करके काफी उठाया है और वो आगे भी बढ़े हैं और एकजुट भी हुए हैं इसके साथ। अगर मैं यहाँ भारत में हूँ तो मेरे साथ विदेश में बैठे लोग भी जुड़े हैं। तो इस तरीके से एम्पावरमेंट की भी बात आई है, पॉजिटिविटी की भी बात आई है कि इसका जब इस्तेमाल किया गया तो उसका इसमें पॉजिटिविटी भी जुड़ी है, साथ में नेगेटिविटी तो है साथ में, पर पॉजिटिविटी का भी मतलब साथ में जुड़ा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे पॉजिटिविटी है, बल्कि बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। और कई लोग इस बात से आहत हैं कि अरे देखिए, पहले तो हम जैसे मैं लेखन के क्षेत्र की बात करूं, पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करूं,
तो गिने चुने लेखक, गिने चुने पत्रकार होते थे। कई लोग आजकल इस बात से बड़े आहत हैं कि यार देखो, हर कोई लिख रहा है, हर कोई पत्रकार बन गया है, हर कोई लेखक बन गया है। तो ये तो अच्छी बात है कि कितना डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम बना रहे हैं धीरे धीरे, कि हर कोई लिख सकता है। अब आप उसकी मेरिट के आधार पर वो कितना अच्छा लिख रहा है या लिख रही है, उसके आधार पे आप तय करिए कि उसकी बात में दम है या कि नहीं। उसको पहले तो ये था कि भाई अच्छा किसकी प्रकाशकों तक पहुंच है, किसकी मीडिया संस्थानों तक पहुंच है, वही लेखक या पत्रकार बन सकता है। हर कोई पत्रकार है, हर कोई लेखक है। सोशल मीडिया तो मैं समझता हूँ एक खबरों का भी बहुत बड़ा माध्यम है, और देश को लोकतांत्रिक बनाने का। सारी की सारे जो अलोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने सोशल मीडिया को बैन करते हैं। हमारे पड़ोसी देश ने बैन किया हुआ है, कई जगहों पर बैन किया हुआ है। तो इस मामले में भारत एक खूबसूरत देश है कि हम यहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं। कुछ लोगों को जरूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जब वो बात कहते हैं। कुछ सरकार भी उनको टारगेट करती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनको बैन कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बात अच्छे ढंग से कह पाते हैं। तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और इसी तरह से ईमानदारी से अगर भूमिका निभाएगा तो हम जाति आधारित पदानुक्रम को भी कमजोर कर पाएंगे, उस हायरार्की को भी कमजोर कर पाएंगे, और दूसरी हायरार्की को भी कमजोर कर पाएंगे, और ज्यादा डेमोक्रेटिक और एक खूबसूरत समाज का निर्माण कर पाएंगे। शुक्रिया गंगा साहेब जी। मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है, ये चर्चा यहाँ खत्म तो नहीं होती है, पर अभी के लिए जो है हमारा आज ये दलित लाइव्स मैटर के लिए हमारा ये आखिरी सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से युवा जो है जो आगे बढ़ना चाह रही है, इस विषय पे काम करना चाह रही है। अगर मैं बात करूँ कि ट्विटर के इस्तेमाल की, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अगर बात करूँ, तो वो आप उनको किस तरीके से प्रेरित करेंगे कि इसका इस्तेमाल करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं एक सामाजिक बदलाव के तौर पर? देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको लगता है, ठीक ही लगता है कि मीडिया में उनकी बात नहीं आ पाती और उनके पास कहने के लिए कुछ बात है। तो मेरे सामने बहुत अच्छा और सबसे अच्छा मतलब एक उदाहरण है, दिलीप मंडल का उदाहरण है। दिलीप मंडल है, उनसे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, ठीक है, असहमत हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूज कैसे किया जाना चाहिए दिलीप मंडल से सीख सकते हैं। जीरो से शुरू किया। उनका पहले वाला अकाउंट तो खत्म भी हो गया फेसबुक पे, ट्विटर पे। अब फेसबुक पे खासतौर पर जो कभी वो 2008-9 के आसपास उन्होंने शुरू किया, उस पर बहुत ज्यादा फॉलोअर थे। उन्होंने एक नई शुरुआत की फिर से। आज जब वो लाइव करते हैं, कुछ लिखते हैं, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। यानी अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात रिसर्च पूर्ण है, आप शोधपूर्ण ढंग से आपने बात कही है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचेगी। कुछ लोग उससे डिसएग्री होंगे, उन डिसएग्री लोगों को, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग आपकी बात से डिसएग्री भी हों, आप भी लोगों की बात से डिसएग्री हों, सब आपके भक्त हो जाएंगे, आपको फॉलो करने लगेंगे, आपकी जयकारे लगाने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे खासतौर पर लड़कियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पहली बार अपनी बात कह रहे हैं। तो जो उनके पास जो बात है वो बहुत मौलिक है, बहुत नई बात है, अलग बात है, इसलिए उनको कहना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, याद रखिए, आपकी बात जितनी शोधपूर्ण होगी, आपकी बात जितनी आप मर्यादित होगी, मर्यादित का तात्पर्य यह नहीं है कि आप पितृसत्ता को मानते रहिए या जातिवाद को मानते रहिए। मर्यादित यह है कि आप अपनी बात में गाली गलौज मत शामिल करिए, आप अपनी बात को अच्छे शब्दों में आप रखने की कोशिश करिए, तार्किक ढंग से, तथ्यपूर्ण ढंग से बातों को रखिए। मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जो कभी नहीं बोली, सामने वो आज भी आती है तो बात नहीं कर पाती, नहीं बात करती, बहुत संकोच करती है बात करने में, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना अच्छा लिखती हैं कि मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ। कितना अच्छा लिखती है, कितने मौलिक ढंग से लिखती हैं। बहुत सारे ऐसे दलित साथी हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिला है। आप अपनी तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बात के लिए अपने और वो तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बातें सोशल चेंज में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जैसे हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। वो संविधान सभा के सदस्य थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, और भारत की ओलंपिक की जो हॉकी टीम थी उसके कैप्टन थे। इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत, लेकिन कोई नहीं जानता था। हमने सोशल मीडिया पे बात करना शुरू किया, आज उनके बारे में जानने वाले लाखों लोग जो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और उन्होंने कई ऐसे फैक्ट भी खोज लिए जिनके बारे में हम नहीं जानते उनके बारे में।
उनके जीवन से जुड़े हुए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, सिमोन द बोवा के बारे में, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, या खुद उनके अपने विचारों के बारे में, जो लड़कियां लिख रही है, जो दलित लिख रहे हैं, जो आदिवासी लिख रहे हैं। आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको कोई प्रिंटिंग प्रेस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पब्लिशर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कहीं जाते हैं कंप्रोमाइज करते हैं, पब्लिशर कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा लिखो। आप कहीं और काम करने के लिए जाते हैं, हर जगह कंप्रोमाइज है, कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं किसी का डर, कहीं किसी का डर। सोशल मीडिया जो आपको एक अभिव्यक्ति की बेहतरीन आजादी देता है, उसका सदुपयोग कीजिए और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए और एक समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए और खुद अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इसका उपयोग करिए। निश्चित तौर पर ये हम इन तीनों चीजों के लिए हम एक समावेशी इंक्लूसिव एक नेशन का निर्माण कर पाएंगे, हमारा खुद का अपना व्यक्तित्व विकसित होगा और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। शुक्रिया गंगा साहेब मीना जी, आज हमने काफी सारी बातों को बीच में लाके युवा के साथ जितने भी दर्शक हमें आगे देख रहे हैं उनको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी दर्शकों ने ये आज का हमारा एपिसोड देखा है उनको काफी ही अच्छा लगा है और आपसे सवाल तो पूछते ही रहेंगे वो लोग ट्विटर पे, तो मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप अपना आज ट्विटर चेक करते रहेंगे, क्योंकि अगर किसी का कोई सवाल है तो आप उनको ठीक से जवाब दे पाएंगे ट्विटर पे। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे जितने भी हमें दर्शक आज ये हमारा दलित राइट्स मैटर का एपिसोड देख रहे हैं? लगभग सभी बातें हो चुकी है। मैं कहूंगा कि अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करिए। अगर कोई नकारात्मकता है आपके साथ जाती हुई है, उस वजह से कोई नकारात्मकता आपके अंदर आई है या किसी अन्य वजह से, उसको खत्म करने की कोशिश करिए, उससे निकलिए। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत बनाते हैं। जिनके लिए ये दुनिया असहज है, जिनके लिए हमने समस्याएं खड़ी की हुई है हर कदम पे, उन बाधाओं को, उन समस्याओं को खत्म करें ताकि वो लोग भी खुशी से जी पाएं, वो लोग भी अच्छे से जी पाएं। और हमेशा एक संवाद का रास्ता खोल के रखें, डायलॉग का रास्ता खोल के रखें। मैं भी इस डायलॉग की इस कड़ी में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम सब लोग बात करते रहेंगे। और आइए सभी लोगों के लिए इस दुनिया को खूबसूरत और सहज बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंगा साहेब मीना जी आज हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपने काम के बारे में बताते हुए ये जितने भी आपने हमें बातें बताई हैं आज कास्ट को लेकर, जातिवाद को लेकर आपने जितनी बातें बताई हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, सोशल मीडिया मैटर्स की टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे इस विषय के ऊपर बात करते रहें, चर्चा करते रहें, ताकि जो आपने अभी बोला कि हमें सबके लिए खुशहाल ये जगह बनानी है, हमें जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे ही हम आपसे आगे बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी, जिन्होंने हमें काफी बातें बताई हैं किस तरीके से कास्ट के ऊपर, जातिवाद के ऊपर काम चल रहा है और किस तरीके से उन्होंने अपना काम शुरू किया जातिवाद को लेके। तो बस मैं संक्षेप में ये लाना चाहूंगी कि हमें जब हम कुछ बोलेंगे, हम अपनी बात को आगे रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ एग्री करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ डिसएग्री भी करेंगे, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी बात को उठानी है, अपनी बात को आगे रखना है। जब तक हम ये नहीं रखेंगे तब तक हम बदलाव नहीं ला सकेंगे। तो जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, अगर आपने मिस कर दिया है हमारा ये एपिसोड, ट्विटर पे यहाँ पे ये अब हमारा एपिसोड रहेगा, आप कभी भी आके इसको देख सकते हैं। और आप कोई भी सवाल है या हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार हमें दोबारा से लिख दीजिए और ताकि हम उसको उठा सके, आपको हम रिप्लाई कर सके, उसका जवाब दे सके। और इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे से जुड़े, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जातिवाद के बारे में बात करते रहेंगे। हर रविवार, हर शुक्रवार हम लोग 11 बजे दलित राइट्स मैटर एपिसोड
अपना चलाते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और इसके बारे में बात करते रहें। शुक्रिया।